शहाबुद्दीन की पत्नी और अब उनके बेटे ओसामा के पक्ष में वहां के मुसलमानों के साथ साथ हिंदू वोटर क्यों खड़े नजर आ रहे हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन का गढ़ यानी बिहार का सिवान जिला 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस बार पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब अपना चुनावी डेब्यू करने जा रहे हैं। सिवान की ही रघुनाथपुर सीट से वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ओसामा की बात करें तो वो अपने पहले चुनाव में तीखी बयानबाजी से काफी बच बच कर चल रहे हैं, लेकिन एनडीए के नेताओं ने शहाबुद्दीन के बेटे पर धावा बोल रखा है। गृह मंत्री अमित शाह हो या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सभी ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे ओसामा को जंगल राज से जोड़कर माइलेज लेने की कोशिश की है। बीजेपी का कहना है कि शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर लालू और तेजस्वी फिर से सीवान के लोगों को डर के साए में भेजना चाहते हैं। दूसरी तरफ रघुनाथपुर सीट की बात करें, जहां से पिछले 2 बार आरजेडी जीतते आ रही है, वहां के वोटर्स इस बार ओसामा को भारी बहुमत से जिताने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि रघुनाथपुर सीट पर लगभग 23% मुसलमान वोटर्स के अलावा 9% से ज्यादा यादव वोटर, अनुसूचित जाति के 12% वोटर और अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या लगभग 2.5% है। मुसलमानों के साथ साथ बड़ी संख्या में इस सीट पर हिंदू वोटर भी ओसामा को जिताने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। गौर करें तो पिछली बार के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की बेगम यानी हिना शहाब हालांकि सीवान से हार गई थी, लेकिन रघुनाथपुर सीट के मुसलमान, यादव और राजपूत वोटरों ने हिना शहाब का बूथ सबसे ज्यादा मजबूत किया था। इस बार ओसामा की सीट पर क्या समीकरण है, यह तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि शहाबुद्दीन की आपराधिक छवि होने के बावजूद सीवान के हिंदू वोटर उनके और उनके परिवार के आज भी दीवाने क्यों हैं? कई हत्याओं के मामले में दोषी होने के बावजूद शहाबुद्दीन की पत्नी और अब उनके बेटे ओसामा के पक्ष में वहां के मुसलमानों के साथ साथ हिंदू वोटर क्यों खड़े नजर आ रहे हैं? और क्या लाख कोशिशों के बावजूद इस बार भी रघुनाथपुर सीट पर एनडीए की झोली खाली ही रह जाएगी? शहाबुद्दीन की पत्नी और अब उनके बेटे ओसामा के पक्ष में वहां के मुसलमानों के साथ साथ हिंदू वोटर क्यों खड़े नजर आ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान के लोगों ने हमेशा खूब प्यार दिया। वो जब तक जिंदा रहे तब तक सीवान में एक छत्र राज चलाते रहे। शहाबुद्दीन सीवान से 1996 से 2004 के बीच लगातार 4 बार सांसद रहे और उससे पहले सीवान के ही अंतर्गत आने वाली जीरादेई विधानसभा सीट से 1990 और 1995 में लगातार 2 बार एमएलए भी रहे। 2004 में वो चौथी और आखिरी बार सांसद बने, लेकिन इसके बाद 2007 में हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा होने के चलते उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने से रोक दिया गया और इसके बाद से ही जो सीवान लोकसभा सीट आरजेडी के कब्जे में हुआ करती थी, उसका सिलसिला भी खत्म हो गया। शहाबुद्दीन की बेगम हिना शहाब ने 2009, 2014, 2019 और 2024 में सीवान से लोकसभा चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन वो एक बार भी जीत नहीं सकी। हालांकि लगातार हारने के बावजूद इन चुनावों में जिस तरह से हिना शहाब को बम्पर वोट मिले, वो ये बताने के लिए काफी थे कि सीवान में शहाबुद्दीन के परिवार का दबदबा कायम था और अभी भी कायम है। आंकड़ों पर ध्यान दें तो हाल ही में संपन्न हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना शहाब को निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में लगभग 24% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करीब 34% वोट मिले थे। 2014 में हिना शहाब को करीब 30% वोट मिले और उनके पहले चुनाव यानी 2009 के सीवान लोकसभा चुनाव में उन्हें लगभग 14% वोट मिले थे। वैसे तो सीवान में मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए भी हो सकता है कि हिना शहाब को हर बार भर भर कर वोट मिले, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक हजारों हिंदू वोट, खासकर अगड़ी जातियों के वोटरों को भी उनकी तरफ शिफ्ट होते हर बार देखा गया, जो शहाबुद्दीन के वक्त में भी हुआ करता था। इसे सीवान के जातीय समीकरण के आंकड़ों के जरिए बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। देखिए, सीवान की कुल आबादी 24 लाख है, जिसमें 18 लाख मतदाता आते हैं। लगभग 3 लाख मुसलमानों के अलावा यहां 2.5 लाख यादव वोटर्स, 1.25 लाख कुशवाहा वोटर्स, 4 लाख सवर्ण मतदाता, 2.5 लाख ईबीसी और लगभग 80,000 सहनी वोटर्स इस सीट पर हैं। पिछली बार हिना शहाब को इनमें से मुस्लिम मतदाताओं का लगभग पूरा समर्थन मिला और कुछ सवर्ण मतदाता उनकी ओर चले।
यादव वोटर्स अधिकतर राजद के पक्ष में मतदान करते रहे हैं। इसीलिए हिना साहब 2024 में 3 लाख वोटों के आंकड़ों के करीब पहुंच सकी थी। इस बार हिना साहब और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी राघोपुर सीट पर क्या समीकरण है यह जानना सबसे जरूरी है। लेकिन इस बीच ये जानेंगे कि आखिर शहाबुद्दीन और उनके परिवार को आज भी सीवान के हिंदू वोटर बढ़ चढ़कर क्यों वोट देते हैं। दरअसल ये बात 1990 के दशक और उसके आसपास की है। उस वक्त वामपंथी दलों ने उत्तर बिहार के कई जिलों जैसे सीवान के किसानों और गरीब वर्ग के लिए जमीन अधिग्रहण, जागरूकता और भूमि सुधार के लिए आंदोलन चलाए। इनके प्रयासों का मकसद था कि जमींदारों के बड़े बड़े खेतों और अवैध कब्जों को तोड़ना और उसे गरीब किसानों के साथ साथ भूमिहीनों में बांट देना। इस संघर्ष के सबसे अधिक प्रभावशाली दौर 1970 से 80 के दशक का रहा, जब वाम घाटी आंदोलन और भूमिहीन किसानों के आंदोलनों ने जोर पकड़ लिया था। 1990 के दशक में बिहार में इंडियन पीपल्स फ्रंट यानी आईपीएफ जैसे संगठन का गठन हुआ, जो मुख्य रूप से भूमिहीन किसानों, आदिवासियों और गरीब वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक खुला जन आंदोलन था। इस आंदोलन ने कई बार हिंसक झड़पें भी हुई, जातीय संघर्ष और सरकारी दमन भी देखने को मिला। वामपंथी दलों के समर्थक स्थानीय स्तर पर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते और जमींदारों से संघर्ष करते, जिसके कारण प्रभावित इलाकों में राजनीतिक अशांति और सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो गई थी। आईपीएफ ने तो 1989 और 1990 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी भाग लिया था और खास सफलता भी हासिल की थी। हालांकि 1990 के दशक में जब लालू यादव सत्ता में आए और मंडल कमीशन लागू हुआ, तब बिहार की सियासी फिजा और भी जातीय और सांप्रदायिक हो गई। इस दौरान लालू यादव ने जातीय समीकरणों को देखकर आईपीएफ के कुछ विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे आईपीएफ की स्थिति कमजोर हुई। जानकारों के मुताबिक भूमिहार और राजपूत जाति के लोग शहाबुद्दीन को वोट देते थे। इसका एक बड़ा कारण यह था कि शहाबुद्दीन ने 1990 के दशक में सीवान में वामपंथी दलों द्वारा उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा करने के विरोध में उनकी जमीन का संरक्षण किया। उस समय सीवान में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जातियों की जमीनें वाम दलों द्वारा कब्जे के खतरे में थी। शहाबुद्दीन ने इन जातियों को अपने राजनीतिक और बाहुबल के जरिए सुरक्षा प्रदान की और उनकी जमीनों को बचाने का काम किया। इसके अलावा शहाबुद्दीन ने अपनी जनता अदालत चलाकर विवादों का निपटारा किया और स्थानीय लोगों को संरक्षण प्रदान किया। उनका प्रभाव इतना था कि उनके रहते किसी दूसरे दल का विरोध करना मुश्किल था। इस वजह से कई हिंदू जातियां, खासकर राजपूत और भूमिहार, शहाबुद्दीन को वोट देती रहीं, क्योंकि वे उन्हें एक ताकतवर और सुरक्षा देने वाले नेता के रूप में देखते थे, जो उनकी जमीन और अधिकारों की रक्षा करता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि शहाबुद्दीन एक साफ छवि के इंसान थे। अपराध की दुनिया में उन्होंने जो किया, उन्हें उसकी सजा भी मिली। 2021 में कोविड के चलते उनका इंतकाल हो गया, लेकिन अब साहिब के नाम से मशहूर शहाबुद्दीन की अगली पीढ़ी राजनीति में आने को तैयार है। बात ओसामा और उनकी विधानसभा सीट रघुनाथपुर की कर लेते हैं। पिछले 2 बार से यहां आरजेडी जीतते आ रही है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के हरिशंकर यादव यहां से जीते हैं। हरिशंकर यादव को शहाबुद्दीन की सिफारिश पर ही टिकट मिला था। यही वजह है कि उन्होंने बेहिचक ये सीट ओसामा के लिए छोड़ दी और उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसी विधानसभा में शहाबुद्दीन का पैतृक गांव प्रतापपुर भी आता है। समीकरणों की बात करें तो यहां मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो निर्णायक हैं। उनके बाद यादव और राजपूत वोट यहां अहम माने जाते हैं। 2024 के सीवान लोकसभा चुनाव में सिर्फ रघुनाथपुर विधानसभा ही वो क्षेत्र था जहां आरजेडी को जेडीयू पर बढ़त मिली थी। इसी सीट पर ओसामा का मुकाबला जेडीयू के विकास कुमार सिंह उर्फ जीशू सिंह से है। 48 साल के जीशू सिंह नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी के वक्त से ही हैं। एनडीए खेमे से इस बार रघुनाथपुर में जेडीयू के जीशू सिंह मैदान में हैं, जो राजपूत समुदाय से आते हैं। जानकारों के मुताबिक जीशू सिंह को सीवान की वर्तमान सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पति रमेश कुशवाहा की सिफारिश पर जेडीयू से टिकट मिला है। खास बात यह है कि रमेश कुशवाहा शहाबुद्दीन के धुर विरोधी माने जाते हैं। उनके बीच सहमति या गठजोड़ के बजाय तनाव और प्रतिस्पर्धा हमेशा अधिक रही है। ओसामा को जो बनाया गया यहाँ से प्रत्याशी, उसके पीछे आप वजह क्या देखते हैं, क्यों उतारा गया, जबकि सीट तो आरजेडी के पास थी, उनका सिटिंग एमएलए था? देखिए, पूरे बिहार को आतंकित करने के लिए और डराने धमकाने के लिए, इसलिए ओसामा को बनाया गया। इसलिए नहीं तो हरिशंकर जी कोई खराब आदमी थोड़े थे। जनता उनके भी, जो आप बोल रहे हैं माई समीकरण के, उस समाज के लोग भी, उनके समाज के लोग भी उससे बहुत नाराज हैं।
कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन की वजह से ठाकुर समाज टूट सकता है, इस बार उनके बेटे के पक्ष में बहुत हद तक जा सकता है। हम उसी समाज से चूंकि आते हैं तो हम उस क्षत्रिय का नेचर जानते हैं। कोई मतभेद नहीं है यहाँ, जाति बंधन का कोई विवाद नहीं है। चैलेंज करते हैं, आप देखिएगा रिजल्ट आने के बाद कि हम मुस्लिम वोट भी लेने का दावा कर रहे हैं। वैसे इस बार रघुनाथपुर के स्थानीय लोग निवर्तमान आरजेडी विधायक यानी हरिशंकर यादव से नाराज जरूर दिख रहे हैं, जिसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। लेकिन ये एंटी इनकम्बेंसी जो है वो ओसामा के खिलाफ जाती नहीं दिख रही है। लोग बढ़ चढ़कर उन्हें जिताने की बात कर रहे हैं। सुनिए। हम ओसामा के स्वागत के लिए खड़े हैं। सीवान की जनता और संठी की जनता उसमें अपना भविष्य देख रही है, इसलिए हम लोग उत्साहित हैं। उनको मदद करके जिताने के लिए काम करेंगे। हमारा सुधार हो जाए। हमारा नेता रहे हैं शहाबुद्दीन साहब मर गई नहीं, उनका बेटा खड़ा बड़ा खुशी से बानी से हम उनका के नेता बनावल जा जितावल जा जो हमनी के काम विकास कुछ करी है वो यही से। और कोई नहीं है नेता लोग तकल हो नहीं है हमनी का। यहाँ माहौल बहुत अच्छा है और सदियों से यहाँ आ रहा है। इस तीसरा बार हम लोग आरजेडी को विधायक बनाने जा रहे हैं यहाँ से। ओसामा साहब इससे पहले 2 बार हरिशंकर यादव रहे हैं। एनडीए का क्या होगा बोलते हैं, इतना विकास किए बिहार में। कहाँ विकास किए हैं एनडीए? किस चीज़ में विकास किए हैं? सड़क देखिए बनाई, ये एनडीए का है। ये जो सड़क पर हम लोग खड़ा है ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत है, पता है। ये नीतीश कुमार का योजना नहीं है। नीतीश कुमार का नहीं। और ये शहाबुद्दीन साहब का बनाया हुआ रोड है जिसपे हमारा खड़ा है। अब ये भावुक हो रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं ये शहाबुद्दीन जी को याद करके, तो उनके द्वारा ज्यादा आप लोग के इलाके में। हाँ, यानी उनकी विरासत उनके बेटा संभाल लेंगे। बिल्कुल हम लोग साथ में है तो संभालेंगे नहीं। नीतीश कुमार ना जीती है, शहाबुद्दीन के बेटा जीती है। जिंदाबाद जिंदाबाद शहाबुद्दीन जिंदाबाद। माधुर जी, इस बार चुनाव में क्या होगा? अरे फिर नीतीश बनेगा, होगा कौन? नीतीश सरकार है या फिर बनेगा वही। तेजस्वी यादव का क्या होगा फिर? मैं तो जमानत जब दबा हमारा की है हमको वोटे नहीं खेते का मुसलमान भाई को जाना दिलो। हम लोग वही करेंगे जो पहले से कर रहे हैं। बीजेपी छोड़ के अलावा और कोई नीतीश सरकार हो चाहे बीजेपी हो, उन्हीं को वोट देंगे। तेजस्वी जी यहाँ ओसामा को शहाबुद्दीन के बेटे को नहीं, जो देश का विकास करता है उसके ऊपर हम जाते हैं। क्या जात का नाम पर कि विकास का नाम? विकास के नाम पर हम घर घर बिजली दिले बन, पानी दिले बन, पिए के नल जल, मेहरारी के पैसा, हमनी के पैसा मिलते बार का नहा के। माहौल तो यहाँ आरजेडी का ही है। आपकी बार राजद और मुसलमान एकदम बिल्कुल पैक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ठीक कैसे खैरियत है? 1 मिनट बस बात करेंगे आपसे कि ये बताइए कैसा कारोबार चल रहा है? पहले तो ये बताइए। कारोबार तो ठीक है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है। तो आप तो खैर सीवान में हैं इस समय, तो शहाबुद्दीन का भी समय देखे होंगे। बिल्कुल देखे हैं, देखे हैं। कैसे थे शहाबुद्दीन? उनका तो इंतकाल हो गया। हाँ, वो ठीक थे। ठीक थे। तो जो विकास संसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जमाने में जिले का हुआ, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। क्या लग रहा है इस बार, तेजस्वी या नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव बिहार का आइकन है। वो बिहार का यूथ आइकन है। यूथ आइकन है। यहाँ तो जानते हैं कि दोनों आदमी का तो कांटे का टक्कर है। मिथिलेश सिंह जी, क्या होगा इस बार? इस बार तो यही हमें लग रहा है कि ओसामा जी है इधर से, तो नए हैं तो उनके भी कुछ सपोर्टर है शहाबुद्दीन की वजह से, और जेडीयू के तो है ही। शहाबुद्दीन की वजह से तो शहाबुद्दीन का खौफ ज़्यादा आज भी है क्या? नहीं, खौफ नहीं है। पिछले इलेक्शन में भी जब ये हुआ था इलेक्शन तो उसमें अच्छा काम हम किए थे, इनके वाइफ भी उठी थी, अच्छा मतलब वोट मिला था। हालांकि ओसामा साहब के पास शहाबुद्दीन की विरासत और मुस्लिम यादव गठजोड़ का समर्थन है, पर विकास कुमार सिंह को बीजेपी जेडीयू की मजबूत संगठनात्मक ताकत और केंद्र सरकार का समर्थन प्राप्त है। इसीलिए दोनों ही अपनी अपनी राजनीतिक जगह पर काफी प्रभावी और पावरफुल माने जा रहे हैं, जिसके चलते रघुनाथपुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। 24 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब सीवान में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में सभा करने आए तो उन्होंने शहाबुद्दीन का संदर्भ लेते हुए ओसामा को निशाना बनाया। तो वहीं बीते दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीवान में बैक टू बैक 2 रैलियां की। योगी आदित्यनाथ के सीवान में चुनाव प्रचार का बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। उनकी रैलियों में भारी जनसमर्थन देखने को मिला, जिसमें भारी भीड़ और उत्साह था। योगी ने सीवान में कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला किया और माफिया राज खत्म करने का दावा करते हुए एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। एनडीए की रणनीति साफ है,
सीवान और सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुत्व और कानूनी व्यवस्था के मुद्दे को उभारना और महागठबंधन को जंगल राज के प्रतीक के रूप में पेश करना, इसीलिए उसने सीएम योगी को यहां स्टार प्रचारक बनाया है। हालांकि दूसरी तरफ ओसामा के समर्थन में सीवान में प्रचार करने आए तेजस्वी यादव ने हाल ही में मोकामा शूटआउट और बाहुबली अनंत सिंह की आपराधिक छवि को लेकर एनडीए को उसी के तीर से जवाब देने की कोशिश भी की है। सुनिए। एक मुश्त हो जाइए, इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहां के नागरिकों की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं कह सकता था कि सिवान की सभा में उससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। मोकामा में क्या हुआ परसों? एक विपक्षी दल के नेता को खुलेआम गोली मार दी गई, खुलेआम गोली मार दी जा रही है। आचार संहिता है, लगातार अपराधी जो है गोली या बारूद लेकर के चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर है, नामजद एफआईआर है, लेकिन एक गिरफ्तारी अभी तक 2 दिन हो गया, एक गिरफ्तारी नहीं की गई। रघुनाथपुर की जनता से तेजस्वी बस एक मौका मांगने आया, एक मौका मांगने आया। आप बताइए तेजस्वी को एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाथ उठा करके बताइए, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक मौका मिलेगा तो अब आप लोगों को बता देना चाहते, जो इन लोगों ने 20 साल में नहीं किया, तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। रघुनाथपुर में कमल खिलाने के लिए एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं महागठबंधन ने भी अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। तेजस्वी के साथ साथ ओसामा के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रघुनाथपुर में इंडिया अलायंस का झंडा बुलंद कर रहे हैं। इधर जानकारों का कहना है कि भले ही एनडीए के नेता ओसामा को कितना भी टारगेट कर लें, लेकिन आरजेडी कैंडिडेट ओसामा साहब डायरेक्टली किसी भी आरोप पर जवाब देने का काम या पलटवार नहीं कर रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ओसामा ने काफी कुछ कहा, सुनिए। सब लोग के हमरा की ओर से प्रणाम सलाम। एक बारी हम निसम के अपना नेता के सरकार बनाई जाओ, जो नहीं सब भ्रष्टाचार आई जितना ब्लॉक से लेके थाना ले अपना लोग के प्रताड़ित कर जाता। एगो गरीब आदमी जो दिन भर में 10,000 रुपया कमाता, महीना में जो गरीब आदमी 10,000 रुपया कमाता, एक बार थाना ब्लॉक के चक्कर में पड़ जाता, होकर पूरा महीना भर के कमाई चल जाता। तो हमनी सबके ऐसा सरकार लाई जाओ जो गरीबन के सरकार हो, तो जो आम लोग के बात सुनो और जो मजबूती से हमनी सब काम करो। काहे कि हमनी सब के सरकार में एगो विधायक के थाना ब्लॉक में उतने वैल्यू रहे जितना हमनी सब के एगो छोटा सा वर्कर के रहे। हमनी सब के हुए सरकार लियावे के बाद यही बात के साथ हम अपना वाणी के विराम देता नहीं।
सीवान की राजनीति को करीब से देखने और समझने वालों का मानना है कि यहां आरजेडी और शहाबुद्दीन का परिवार दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। 90 के दशक से लेकर साल 2014 तक लालू यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन की दोस्ती की चर्चा बिहार के बच्चे बच्चे के जुबान पर थी। कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में रखने के लिए लालू यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में शहाबुद्दीन को खुली छूट दे रखी थी। इसी का नतीजा था कि सालों तक शहाबुद्दीन का दबदबा सीवान ही नहीं पूरे बिहार में था। यहां तक कि प्रशासन की भी हिम्मत नहीं होती थी कि शहाबुद्दीन पर हाथ रख सके। लेकिन शहाबुद्दीन के निधन और लालू यादव के जेल जाने के बाद दोनों परिवारों में दरार आ गई। जानकार बताते हैं कि शहाबुद्दीन के निधन के कई दिनों बाद तक लालू फैमिली ने इस परिवार का हालचाल नहीं पूछा। कोरोना काल में ही शहाबुद्दीन का एम्स में निधन हो गया था। परिवार डेड बॉडी को सीवान ले जाना चाहती थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के कारण काफी दिक्कतें आ रही थी। इसके लिए शहाबुद्दीन के परिवार ने तेजस्वी यादव से संपर्क भी साधा, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की थी। इसके बाद दोनों परिवारों में सालों तक तल्खी रही। जानकारों की माने तो तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि उनकी छवि पिता की छवि के साए में आगे बढ़े, लेकिन हाल के दिनों में मुस्लिम वोट बैंक को खिसकता देख लालू यादव ने बेटे को समझाया और 2024 में हिना शहाब और ओसामा को आरजेडी ज्वाइन करवाकर दूरियां मिटाने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में लालू शहाबुद्दीन युग के बाद तेजस्वी ओसामा युग कितने धुआंधार तरीके से रफ्तार पकड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ओसामा शहाब के हलफनामे के मुताबिक उनकी चल संपत्ति लगभग 66,38,000 रुपए है, तो वहीं उनकी अचल संपत्ति की कीमत लगभग 1,45,00,000 है, जिसमें मुख्यतः जमीन शामिल है। उनकी पत्नी के पास चल संपत्ति करीब 15,85,000 रुपए और अचल संपत्ति 4,25,00,000 रुपए की है। वहीं ओसामा शहाब पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने लंदन से वकालत की पढ़ाई की है और उनकी पत्नी भी डॉक्टर है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। शहाबुद्दीन की पत्नी और अब उनके बेटे ओसामा के पक्ष में वहां के मुसलमानों के साथ साथ हिंदू वोटर क्यों खड़े नजर आ रहे हैं?